friends, welcome to Law Knowledge, and today we will study international law. And in international law we will study the UNO, United Nation Organization. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे 193 कंट्रीज़ मिलकर बनाती हैं। इसको 1941 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिससे कि सारी कंट्रीज़ मिलकर अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सकें, और इसे सारी कंट्रीज़ इसके मेंबर बन के फिर वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मतलब जैसे कि अगर किसी को कोई डिस्प्यूट है, या फिर कोई वॉर है, किसी कंट्री की किसी से लड़ाई हो रखी है तो वो लड़ाई सॉल्व कराएंगे, या फिर किसी को किसी तरह की हेल्प चाहिए तो वो हेल्प करेंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स अलग अलग तरह की हेल्प करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस तरह के अलग अलग ऑर्गन्स हैं इसके, जो अलग अलग तरह के काम करते हैं और अलग अलग तरीके से इन सब कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं। इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज़ 193 है, और ये कंट्रीज़ में इंडिया भी एक कंट्री है। Now we will discuss the main points of this UNO. UNO में 24 अक्टूबर 1945 में एनफोर्स हुआ था, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाना नेशंस के बीच में से, जैसे कि वॉर। इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी काफ़ी हेल्प की थी, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी काफ़ी हेल्प की थी, और इंडिया भी एक पार्ट है UNO का। इसे डिक्लेयर किया था 1941 में, और इंट्रोड्यूस किया गया था 1941 में कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और उसी टाइम पे इंडिया ने भी इसे ज्वाइन किया था। इंडिया इसका एक लास्ट मेंबर था, और इंडिया ने इसे अपनी स्टेट की रिक्वायरमेंट्स को और पीस मेंटेन करने के लिए इसे ज्वाइन किया था। इसके प्रेम्बल में लिखा है, ओनली दैट मेंबर आर द पार्ट हु एग्री एंड फॉलो द रूल्स और हु डिनाई एंड ओबे देम द डिस्क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो मेंबर्स हैं, इसके मेंबर पार्ट हैं UNO के, अगर वो उसको एग्री करते हैं और उसके रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो मेंबर हैं। अगर वो उसे डिनाई करते हैं या उसको ओबे नहीं करते तो वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, और वो उसे डिस्क्वालीफाइड कर देंगे उधर से। इस चार्टर को साइन किया था 51 नेशंस ने इन 1945 में। 1945 में इसे कई कंट्रीज़ 51 नेशंस ने इसे साइन किया था। चार्टर आर एग्री ऑन 26, इस चार्टर को 26 जून को 55 कंट्रीज़ ने एग्री किया था कि होना चाहिए UNO। फिर उसके बाद इसके मेन पर्पसेस पे आ जाते हैं। पर्पस है टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पीस और सिक्योरिटी के लिए इसे बनाया गया था। इसको बनाने का मेन पर्पस था डेवलप करना, कि फ्रेंडली रिलेशन हो दूसरी कंट्रीज़ के साथ, इसलिए उसे डेवलप किया गया था। और फिर टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन हो सोशली, कल्चरली, और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, जैसे कि कोई कंट्री है वो दूसरी कंट्री में बिजनेस नहीं कर सकती है, करने नहीं देता कोई कंट्री है, तो फिर वो उसको रिलेशंस को बनाएगी और ह्यूमन राइट्स को वायलेशन होने से रोकेगी। जैसे ह्यूमन राइट टू जॉब, राइट टू बिजनेस, राइट टू ट्रेड, ये हमारे राइट्स हैं, तो इन राइट्स को वायलेशन होने से रोकेगी, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। राइट टू ह्यूमन राइट, रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट, रिस्पेक्ट करना ह्यूमन राइट के। हर ह्यूमन के अपने राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स बनाए गए हैं हमारे ह्यूमन राइट कमीशन ने, तो ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट करना, हर किसी के राइट्स के। फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के बीच में, जैसे कि क्लास के बेस पर, या फिर कलर के बेस पर, या कास्ट के बेस पर, या जेंडर के बेस पर, या रेशो के बेस पर किसी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और टू मेक द UN एंड इंटरनेशनल फॉर्म फॉर हार्मोनाइजेशन, मतलब इन अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, हार्मोनाइजेशन के लिए ही इस UN को एक इंटरनेशनल फोरम बनाया गया था। इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी फोरम बनाई गई थी जिससे कि हार्मोनाइजेशन मेंटेन रहे। इसके मेन प्रिंसिपल्स
प्रिंसिपल्स क्या थे, इट ऑल कवर मेनली इन आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में मेनली इसके सारे प्रिंसिपल्स को कवर किया गया है, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी, द प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, द प्रिंसिपल ये फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ये डिनाई किया गया आर्टिकल 2 में। द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, द प्रिंसिपल ऑफ नो यूज़ ऑफ फोर्स, द प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंस टू द UNO, द other nations who are not member are not have right to interfere in the organization। मतलब जो नेशंस उसके मेंबर नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। मेंबर nations are bound to follow the rules of organization। Principle of non इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ द स्टेट। मतलब इसका मेन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल ये भी था कि जो नॉट इंटरवेंशन, जो मतलब किसी कंट्री के डोमेस्टिक मैटर्स है ना, उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा कोई भी। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इसकी मेंबरशिप दो तरह से है, एक ओरिजिनल मेंबरशिप और एक दो तरह के मेंबर्स होते हैं इसमें, ओरिजिनल मेंबर एंड सब्सिक्वेंट मेंबर। ओरिजिनल और सब्सिक्वेंट मेंबर्स इन्हें मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। इसकी मेन अचीवमेंट्स क्या थी, इसने अवॉइड करवाई थर्ड वर्ल्ड वॉर, प्रमोशन किया इसने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, और डीकोलोनाइजेशन मेक्स द डिपेंडेंट नेशन हु आर नॉट डिपेंडेंट। जो नेशंस डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर, उन्हें नॉन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनाया। एंड द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ UNO आर एट प्रेजेंट, मतलब एट प्रेजेंट इसमें 193 मेंबर्स हैं UNO के, और कॉन्क्लूजन ऑफ कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़। थिंकिंग फॉर द थर्ड जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि बाउंडिंग न्यूक्लियर टेस्ट, लिमिटेशन ऑफ वेपन, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट, हेल्थ, मेडिकल, फूड प्रोवाइड, मेक एजेंसीज, ये सारे काम वो कर रहे हैं यूनिवर्सल लेवल पे। रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की जा रही है। और फिर ICJ इज़ द बिग अचीवमेंट ऑफ UNO की बिग अचीवमेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके ऑर्गन्स कौन कौन है? ऑर्गन्स हैं द जर्नल ऑर्गन्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके ऑर्गन्स, जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और आर्टिकल 9 to 22 चैप्टर 4 ऑफ UNO's रूल में इसमें बताया गया है इसके ऑर्गन्स के बारे में। इसकी ऑर्गन्स का काम क्या है कि वो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ बनाते हैं, और जो सिक्योरिटी जर्नल है वो भी मीटिंग कर सकती है ड्यूरिंग एनी सेशन। मतलब किसी भी सेशन के चलते हुए वो सिक्योरिटी जर्नल अपनी मीटिंग रख सकती है। मेनली मीटिंग रेगुलरली सेशन में चलती है, लेकिन कुछ मीटिंग्स एनुअली सेशंस में भी चलती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल विदाउट अ वोटिंग ऑफ एटलीस्ट 9 मेंबर्स ऑफ द मीटिंग कांट डन। मतलब जो सिक्योरिटी काउंसिल की अगर कोई भी चीज़ का डिसीजन लेना है तो उसमें एटलीस्ट 9 मेंबर्स की वोटिंग होनी ज़रूरी है, वरना वो मीटिंग नहीं की जा सकती है। और इकोनॉमिक प्लस सोशल काउंसिल, इसमें इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में दो चीज़ मेन होती है, एक तो होती है ट्रस्टशिप काउंसिल और एक सेक्रेटेरिएट, ये दोनों मेन काम करते हैं उसमें।